स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल यानी कि गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले मैंने जो है हाफ ईयरली का पेपर आप पे भेजा था और बहुत से बच्चों ने जो है कमेंट्स में बताया कि बहुत जो है पेपर अच्छा हुआ है सर, आप जो है प्री बोर्ड और बोर्ड का पेपर भी जल्दी बनाकर भेजिए। तो आपकी जोरदार मांग पर बहुत अच्छा पेपर आप पे भेजा जा रहा है। देखिए, प्री बोर्ड और कक्षा 12, समय 3 घंटे 15 मिनट। तो 15 मिनट आपको जो है पेपर शांति से पढ़ने के लिए है। आप पेपर को शांति से पढ़े अच्छे प्रकार से। विषय हिंदी है, सामान्य हिंदी, और पूर्णांक है 100। निर्देश पढ़िए आप। नंबर 1, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट जो है 3 घंटे से अलग है। नंबर 2, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड ए और तथा खंड ब में विभाजित है। नंबर 3, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। देखिए, खंड ए देखते हैं पहले। खंड ए, ये इसमें जो है 20 जो है इसमें बहुविकल्प प्रश्न है। देखते हैं क, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक है मुंशी सदाशुकलाल, लल्लूलाल, राम प्रसाद निरंजनी, दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। तो तीसरा इसका जो आंसर ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयोगता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। तो इसमें देखिए जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्री निवास दास और राम कुमार वर्मा। तो सही ऑप्शन जो है वह श्री निवास दास, लाला श्री निवास दास जी हो जाएगा इसके। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गए, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो इसमें द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रगतिवादी युग, प्रेमचंद युगीन। तो ये जो है द्विवेदी युग के जो है सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के हैं। अगला देखते हैं। घ, चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो चिंता प्रेमचंद जी, श्याम सुंदर दास जी, रामचंद्र शुक्ल जी और गुलाब राय जी। तो चिंतामणि जो है किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क, यशपाल, विष्णु प्रभाकर। देखिए, जो है आवारा मसीहा नामक जीवनी के जो लेखक है वह विष्णु प्रभाकर जी है। शरद चंद्र की जीवनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है किसे? सबरपा, सरहपा, लुईपा, कढ़पा। तो सब जो है हिंदी के प्रथम कवि सरहपा माने जाते हैं। फिर ख देखते हैं। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। देखिए, इसमें वीरगाथा काल है। वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहा था, ध्यान रखना। कभी यहाँ पे ऑप्शन में जो है आदिकाल लिख दिया, आप कंफ्यूज है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया गया है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने और आचार्य नंदुराय वाजपेयी ने। तो इसमें से आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। देखिए, इन्होंने जो है 1943, 1954, 1938, सन 1931 में। देखिए, तार सप्तक में जो 7 कवियों का एक तो रचना है और दूसरा एक बात ध्यान रखने का काबिल है कि जो तार सप्तक की रचना हुई सन 1943 में हुई और फिर इसके 8 साल बाद 51 में, फिर 8 साल बाद 59 में और फिर है 20 साल बाद जो हुई। इसके अगला जो है ऑप्शन 20 साल बाद देख लेंगे। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। देखिए, सर्गों की संख्या कितनी है? 9, 12, 15, 17। तो इसमें जो है 15 है। और जो कामायनी जो है यह जो है छायावाद का महाकाव्य है, ध्यान रखना आपको। चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए पद्यांश पर गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, ये 5 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। अब ये जो है गद्यांश दे रखा है। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को यानी संसार को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उतरती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा अनेक घाटों का निर्माण करना है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ तो है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। देखिए, रेखांकित अंश, यह जहां अंडरलाइन हो वहां काली लाइन होगी, यह लाल लाइन है।
वो आप अच्छे प्रकार से जहां तक का दे रखा उसका देना है आंसर। देखिए इसमें देखिए देखा प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्यों ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। इतिहास में अनेक परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव जो है आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील है। ये इनका अंडरलाइन जो हो रही है इनका जो है ये व्याख्या है। देखिए अगला जो है जन का प्रभाव से क्या तात्पर्य है, तो जन का प्रभाव से तात्पर्य है लोगों का झुकाव। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, तो जो राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे हुआ है। देखिए कर्म और श्रम के द्वारा, कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से हमने पांचों क्वेश्चनों के अच्छे प्रकार से आंसरों को देखा सुना। आगे देखते हैं अथवा देखिए दो दे रखे हैं, इसमें गद्यांश या तो ये या फिर ये। अब अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। देखिए भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निशर्त होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की गति प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की महती आवश्यकता है। तो एक हमारा गद्यांश ऊपर वाला था, उसके उत्तर हमने देख लिए। एक ये है, देखिए पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से उद्धृत है या लिया गया है। आगे चलते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेखांकित अंश है, ये देखिए ये वाला यहाँ तक। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए भाषा गतिशील है, भाषा गतिशील है। लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृति की रचना और विकास परंपरा द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती है, इसलिए संस्कृति भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील होती है। जो अगला क्वेश्चन है किसकी गति विज्ञान की गति के साथ में जोड़ी जाती है। देखिए किसकी गति विज्ञान की गति के साथ जुड़ जाती है, तो भाषा संस्कृति की परंपरा से निशर्त होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। उपयुक्त गद्यांश में किस प्रसंग का प्रतिपादन किया गया है। उपयुक्त गद्यांश में किस प्रसंग का प्रतिपादन किया गया है। देखिए प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने संस्कृति के विकास में भाषा के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है भाषा किसका अभिन्न अंग है। इसमें जो है भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। नंबर 4 दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसके भी पद्यांश के 5 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 2 अंक का होता है, कुल जो है 10 अंक है।
मेरे प्यारे नव जलद से कंज नेत्र वाले, जाके आए न बधुमन से और ने भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जो ही जो ही मेरा भवन तज तू अल्प अल्प में थोड़ा आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल सवर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाने विश्राम लेना। देखिए, ये वाला जो है अवधेश सिंह उपाध्याय का लिखा हुआ है और पवन दूतिका से जो है ये लिया गया। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है? तो राधा जो है पवन दूतिका, पवन को दूतिका बना करके संदेश भेजती है इसके उनके पास में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? उल्लेख कीजिए। कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बताया है कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उसका उल्लेख करना है। तो देखिए कैसा है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज नेत्र वाले। तो श्री कृष्ण जी कैसे हैं? श्री कृष्ण जी के नेत्र कैसे हैं? वह नव जलद से, कमल कमल के समान उनके नेत्र है। और कहाँ गए हैं? वह मधुबन गए हैं और उन्होंने कोई उनके पास संदेशा नहीं भेजा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये देखिए रेखांकित अंश है, इसकी हमने व्याख्या करनी है। देखिए राधा जी इसमें कह रही है, किससे कह रही है? पवन से। राधा जी पवन से कहती है, पवन मतलब हवा या वायु, कि नवीन मेघ जैसे कांति शोभा वाले, कमल जैसे नेत्र वाले श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए और वहां से न कोई संदेशा ही भिजवाया है। उन्होंने जो है, श्री कृष्ण जी कहाँ पे रह रहे हैं? वो मथुरा में रह रहे हैं। राधा जी जो है वो ब्रज के अंदर रह रही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा की मनोदशा देखो कैसी हो रही है, मैं रो रो के प्रिय के विरह से बावली हो रही हूँ। तो श्री कृष्ण जी के विरह में रह करके राधा जी बावली सी हो गई है, पागल सी हो गई है। फिर उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखे। मैंने पहले बता दिया, कवि शीर्षक तो है पवन दूतिका, और इसके जो लेखक वो कवि है वह जो है अवधेश सिंह उपाध्याय है। और ये जो है प्रिय प्रवास से लिया गया है। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का जो है प्रथम महाकाव्य है। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है अक्सर। देखिए अगला जो है पद्यांश देखते हैं, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी आया था, अब के भी आने की पूरी संभावना है इसकी। तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। देखिए अब जब पाठ का शीर्षक है जो है अभिनव मनुष्य या अभिनव मानव भी कहीं के लिखा हुआ है। तो पाठ का शीर्षक होगा अभिनव मनुष्य। और कवि का नाम, ये कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है? तो कवि ने विज्ञान को तलवार इसलिए कहा है कि यह किसी भी समय मनुष्य के लिए हिंसक अर्थात विनाशकारी हो सकती है, इसलिए जो है विज्ञान को तलवार बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए विज्ञान का प्रयोग करने में मनुष्य को शिशु समान क्यों कहा गया है? विज्ञान का प्रयोग करने के संबंध में मानव क्रियाओं और उपयोग की पद्धति को देखकर जो है कवि ने उसे क्या बताया? शिशु के समान बताया है कि मनुष्य जो है अभी विज्ञान का प्रयोग करना नहीं जानता, इसलिए जो है उसे शिशु कहा गया। पूरे पद में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार बताना है कि पूरे पद में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार इसमें रूपक अलंकार है, इसमें पूरे पद में रूपक अलंकार है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश, यह सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। तो इसकी व्याख्या करनी है, बढ़ा चढ़ा करके लिखना है। बढ़ते वैज्ञानिक प्रयोग के प्रति मानव को सचेत करते हुए कवि कहता है कि विज्ञान को नए नए उपकरण दिए हैं।
विज्ञान ने व्यक्ति को नए नए उपकरण दिए हैं और तथा साधन भी दिए हैं, नवीन अस्त्र शस्त्र तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई है। साथ ही विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न की है। देखिए, एक तरफ विज्ञान जो है आदमी के लिए हितकारी है, दूसरी तरफ अहितकारी। यदि मानव विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा, लेकिन दुरुपयोग जो है इजराइल में और जो है हमास, इजराइल की लड़ाई में और यूक्रेन और रूस की लड़ाई में उनको दुरुपयोग हो रहा है। तो जो बताया है कि साधनों का दुरुपयोग करेगा तो वे ही कल्याणकारी साधन जो है मनुष्य के लिए विनाशकारी बन जाएंगे। इसलिए अभिनव मानव को सावधान करते हुए कवि ने बताया है कि हे मानव, तू विज्ञान रूपी तलवार कैसी है? तीक्ष्ण धार वाली है, तेज धार वाली है, और जिससे मनुष्य खेल रहा है। इस विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग करके, मोह त्याग करके तुम इसे अपनी स्मृति के पार फेंक दे, अर्थात अपने से इतना दूर फेंक दे कि इसकी यादें भी शेष, स्मृति बने यादें भी शेष न रह जाए, क्योंकि वह किसी भी समय विनाशकारी हो सकती है। ये रेखांकित जो है इसकी व्याख्या है। अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, कै निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, अधिकतम सीमा शब्द जो है 80 शब्द है और ये जो 5 अंक का है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर तीसरी है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवनिया है, लाजमी आएगी ये। खैर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, अधिकतम सीमा जो शब्दों की है वो 80 शब्द है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद जी। फिर छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। ये 5 नंबर का है। देखिए मित्रों, ये जो है पंचलाइट अथवा बहादुर में इनमें से एक कहानी लिखी, ये तो ये वाला क्वेश्चन करे या इनमें से करे। देखिए, सारांश लिखना है और या ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर पाठ डालिए। यानी कि सभी में से एक करना है केवल, चाहे उद्देश्य वाले में से कर दो चाहे कहानी वाले में से, जो आपको अच्छी तरह याद हो वो कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये देखिए, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जो है खंड काव्य लगे हुए हैं और उनमें से जो भी आपका खंड काव्य जो आपके क्षेत्र में लगा है उसमें 2 में से एक प्रश्न का उत्तर देना है। 5 अंक का है और अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द है। पहला देखते हैं। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर नायक गांधी जी का चित्रण कीजिए। चरित्र दे, चरित्रांकन दे, चरित्र की विशेष दे, बात एक ही है। मुख्य पात्र दे, नायक दे, तो भी बात एक ही है। फिर देखते अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, दूसरा जो खंड काव्य देखते हैं, सत्य की जीत खंड काव्य की कथा अपने शब्दों में लिखिए। अथवा सत्य की जीत खंड काव्य के प्रमुख पात्र नायक, प्रमुख पात्र नायक लिख दो, नाम लिख दो, दुशासन का चित्रण कीजिए। रश्मिरथी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अथवा रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर नायक, प्रमुख पात्र, प्रधान पात्र, कर्ण का चित्रण कीजिए। किसी भी तरह क्वेश्चन है, नायक आ जाए, प्रमुख पात्र आ जाए, प्रधान पात्र आ जाए या नायक का सीधा नाम दे दीजिए, सभी का मतलब एक ही है। आप कंफ्यूज ना हो, मैंने इसलिए चारों लिख दिए ऑप्शन में। कोई सा आ जाए आप समझना कि नायक का चित्रण करना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आलोक वर्त खंड काव्य के आधार पर नायक गांधी जी का चित्रण कीजिए। या आलोक वर्त खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। कथानक सारांश एक ही बात है। फिर देखिए अगला चलते हैं। त्यागी पथी खंड काव्य की कथा वस्तु कथानक संक्षेप में लिखिए। अथवा त्यागी पथी खंड काव्य के प्रमुख पात्र राज्यश्री की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। अब यह खंड आपका पूर्ण हो चुका है। अब खंड ब की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए पहले संदर्भ लिखेंगे और फिर इसका जो है आगे जो है अनुवाद कर देंगे। देखिए प्रस्तुत खंड काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्व नामक पाठ से लिया गया है। ये तो इसका संदर्भ हो जाएगा।
अब हिंदी अनुवाद की ओर बढ़ते हैं इसके। देखिए संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणच्च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस यानी कि सरल, चैवन्य और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अदित्यम श्रुति माधुर्यं च वर्तते। इसके गद और पद में लालित्य अर्थात जो है लालित्य भाव को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति माधुर्य, श्रुति मधुरता यानी कि सुनने के में जो मीठा लगे है। देखिए इसके गद पद में जो है लालित्य बोध भाव को समझने की समर्थता और अदित्य श्रुति मधुरता है। किम बहुना चित्त निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा प्रेरणाम संस्कृतम वागम्यम ददाति न तादृशम। जो है अधिक कहने से क्या लाभ, किम बहुना अधिक कहने से क्या क्या चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी और कोई साहित्य नहीं देता है। किंचिदेन्ते मूलभूता भूतानाम मान्य गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत्र तादृशी। देखिए मौलिक मानवीय गुणों की जैसी अच्छी प्रेरणा विवेचना मौलिक मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र और किसी साहित्य में नहीं। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अनेके चाने गुणा अस्य साहित्य अनुशीलेन संजायन्ते। दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। अब जो है अथवा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। महामना विद्वाने वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकाराच आसीत। महामना जो थे अर्थात महापुरुष विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और पटु मैंने चतुर पत्रकार थे। महामना विद्वान वक्ता और धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। परम असई सर्वोच्च गुण जन सेवाई चासित। लेकिन इनका सबसे ऊंचा गुण लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनाने दुखिताने पीड्यमानाम च अपश्यते। जहां भी किसी भी पीड़ित व्यक्ति को यह देखते थे तत्रैव से शीघ्र में उपस्थित सर्वविधम सहायंच होते। वहां तुरंत ही पहुंच जाते थे, शीघ्र ही उपस्थित हो जाते पहुंच जाते थे और सभी प्रकार से उसकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्त्य स्वभाव एवं आसीत है। प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। अद्यस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वस्य यश अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमसी निगमनाने जनाने सन्मार्गम दर्शने स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं। प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए महामना मालवीय के अपने यश रूपी शरीर से अमूर्त रूप से प्रकाश अंधकार में डूबे लोगों को तमसी अंधकार में डूबे हुए लोगों को प्रकाश दिखाते हुए दर्शन कराते हुए प्रकाश दिखाते हुए स्थान स्थान पर और जन जन में उपस्थित है। देखिए दोबारा एक बार और देख लीजिए। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पत्र और चतुर पत्रकार थे, लेकिन उनका सबसे ऊंचा गुण लोगों की सेवा करना था। जहां कहीं भी वे लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे तुरंत ही वहां पर पहुंच जाते थे, उपस्थित हो जाते और सभी प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा करना उनका स्वभाव था। आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय अपने यश रूपी अमूर्त शरीर से उपस्थित हैं और अंधकार में डूबे हुए लोगों को प्रकाश दिखाते हुए दर्शन कराते हुए स्थान स्थान और जन जन में उपस्थित है।
दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, न्याय में रोचते भद्रम व उल्लूकास्य अभिशेषणम अक्रुधस्य मुख्यम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। देखिए, इसमें जो है कौवा कह रहा है, कौवा किससे कह रहा है? कौवा जो और पक्षी बैठे हैं उनसे कह रहा है, उल्लू के बारे में कह रहा है। और क्या कह रहा है? न में रोचते भद्रम व उल्लूस्क अभिशेषणम, कि मुझे यह उल्लू अच्छा नहीं लगता है। अक्रुधस्य मुख्य पश्य, देखिए उल्लू कैसा अभिकेशनम, कि मुझे उल्लू अच्छा नहीं लगता है कि इस वक्त अभिषेक के समय बिना क्रोध वाला मुख इसका ऐसा है, जब क्रोध करेगा तब कैसा हो। देखिए, कौवा कह रहा है, क्या कह रहा है? मुझे यह अच्छा नहीं लगता है, यह उल्लू अभिषेक के समय अर्थात जब इसका जो है राज्याभिषेक हो रहा है तब इसका बिना क्रोध वाला मुख ऐसा है, और जब यह क्रोध करेगा तब इसका कैसा होगा, इसके बारे में वो कह रहा है। देखिए, ये महामना वाला मैंने भी पढ़ा था आपको, उसका जो है उसी में से लास्ट वाला जो है पद्यांश है, ये महामना मालवीय जी का है। और इसमें आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे। जयंती महाभागा, जयंती ते महाभागा जन सेवा प्रायणा, जरा मृत्यु अभयम नास्ति येषाम कीर्ति तनो कुचिते। ऐसे महापुरुष की जय हो जिनका कार्य दूसरों की सेवा करना है और उनके कीर्ति रूपी शरीर को मृत्यु और बुढ़ापे का भय नहीं है। अर्थात कहा ऐसे क्या बताया है कि ऐसे महापुरुष की जय हो जिनका कार्य ही जन सेवा करना है, उनके यश रूपी शरीर को, कीर्ति रूपी शरीर को जरावन बुढ़ापा और मृत्यु का भय कहाँ, अर्थात उनके यश रूपी शरीर को बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं है। देखिए, ये दोनों पद्यांश है, ये उल्लू केशनम से है और ये जो है महामना मालवीय से है। ये उसके जो है उल्लू जातकम से और ये महामना मालवीय से, दोनों मैंने आपको पढ़ा दिए। देखिए, अब जो है संधि वगैरह तो आती नहीं है, ये पहले देखेगा। नौवा, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, नंबर 1 है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना का मतलब है बहुत प्यारा होना। श्रवण कुमार अपनी माँ के आंखों के तारे थे, या सभी बच्चे अपनी माँ के आंख के तारे होते हैं। अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना। देखिए, जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए तब तक उसका विवाह करना उचित नहीं है। आम के आम गुठलियों के दाम। देखो, इसमें जो है दोहरा मुनाफा होना, कि हम अखबार तो रोज पढ़ते ही हैं, अखबार नई नई जानकारी लेते हैं, और जब वह पुराना हो जाता है रद्दी का आम मंगाकर उसके दाम भी ले लेते हैं। इस प्रकार से आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात हमें दोहरा लाभ हो जाता है। अध जल गगरी छलक जाए। जो कम ज्ञान वाले होते हैं वो हमेशा छलकते रहते हैं, कम ज्ञान वाले जो है बड़ाई अपने करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब जो है संधि का इसमें वो हटा दिया गया है क्वेश्चन, इसमें जो अपठित गद्यांश ले लिया है, अनसीन बोलते हैं इसे। अपठित गद्यांश या पद्यांश दोनों देगा, उनमें से एक करना होगा। अध्याय आधारित निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। वैज्ञानिकों को मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण गुलाबी बादलों से भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया है। देखिए, मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है? तो मंगल की सतह पर चट्टानों में लौह तत्व आया है, लौह तत्व की प्रधानता है। दूसरा क्वेश्चन है, मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल हो गई है? तो इसमें लिखा हुआ है मंगल ग्रह की सतह पर चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है।
लौह तत्व की प्रधानता है, प्रधानता के स्वरूप या फलस्वरूप कुछ भी लिख सकते हैं। हवा की उपस्थिति में जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप में चलती रहती है, इसी कारण वहां की जो है क्या है, ग्रह की मिट्टी कैसी है, लाल है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन से हैं? तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम आने वाले जो जीव जो है, अस्तित्व में आने वाले जीव एक कोशीय जो है जीव अमीबा और पैरामीशियम है। अब ये पद्यांश है, अथवा दोनों में से गद्यांश करो या पद्यांश करो। कैसा कोलाहल जैसा कैसा कोहराम मचा है, शोर डालता कौन आज सीमाओं पर, यह कौन हटी जो आज उठाना चाह रहा हिम मंडित प्रहरी अपनी क्षुद्र भुजाओं पर। मैं भारत माँ अपने आंगन में बैठ सुनाती हूँ लोरी, निज नन्ही नन्ही फसलों को सहलाती हूँ, जीवन के मीठे मादक गीत सुनाती हूँ, पतझड़ में भी मधुर ऋतु लाने को आतुर हूँ, रेतीले टीलों पर भी मधुमास बुलाती हूँ, भाखड़ा बनाती हूँ, नंगल चंबल के साज सजाती हूँ, आज अमराई में कोयल बन गाती हूँ। देखिए ये पद्यांश है और इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर है। देखिए भारत माँ के आंगन की क्या विशेषता है? तो भारत माँ के आंगन की विशेषता यह है कि सबको प्यार और खुशहाली देती है भारत माता। देखिए जो हिम मंडित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? हिमालय के लिए प्रयुक्त हुआ, हिम से जड़ा हुआ, तो हिमालय के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर काव्यांश की भाषा कौन सी है? काव्यांश की भाषा खड़ी बोली है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए दो शब्द है, एक जैसे अविराम और अभिराम। अविराम माना लगातार और अभिराम माने आकर्षक या सुंदर। तो इसमें से लगातार का बिना रोक के और सुंदर, ये इसका ऑप्शन जो है ख वाला सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आगे बढ़ते हैं। अंबुज और अम्बुज। अंबुज का मतलब होता है अम्ब में जन्म लेने वाला, अम्बुज का मतलब है जल को धारण करने वाला। अंबुज का मतलब जो अम्ब में जन्म लेने वाला कौन है? कमल। और अम्बु को धारण करने वाला कौन है? बादल। तो कमल और बादल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आगे, निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। देखिए कर्ण, कर्ण के दो लिखे कुंती पुत्र है, और कर्ण जो है वह कान को भी कहते हैं या त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं। चपला, विद्युत, विद्युत बिजली, दो शब्द हो जाएंगे। पयोधर, पयो को धारण करने वाले, गाय भी है और दूसरे जो है और भी जानवर आ सकता है इसमें। द्विज, द्विज का ब्राह्मण और पक्षी लिख देगा इसमें। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। किए गए उपकार को न मानने वाला। अब देखिए ऑप्शन आगे दिए हुए हैं। देखिए जो उपकार को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न। और जो उपकार को मानता है उसे कर्तव्य कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब दो वाक्य गलत दिया है ना, सही करके लिखना है। कोई सा भी देख लेंगे। महादेव वर्मा विद्वान कवित्री थी, तो कवित्री तो ठीक है, विद्वान की जगह स्त्रीलिंग में विदुषी आता है तो इसे ठीक कर देगी। मैं भोजन कर लिया हूँ या मैंने भोजन कर लिया है, ये सही शब्द हो जाएगा। पुत्री पराया धन होता है, तो पुत्री पराया धन होती है स्त्रीलिंग में। कृपया अवकाश देने की कृपा करें, कृपया अवकाश स्वीकृत करें, ये सही हो जाएगा इसका। देखिए हास्य रस अथवा वीरस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण परिभाषा लेके। स्थायी भाव तो आप जानते हैं इसका उत्साह है। परिभाषा जो है मैंने अलग वीडियो में डाल रखी है। देखिए अनुप्रास अलंकार अथवा भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण एवं परिभाषा, लक्षण एवं उदाहरण लिखना है। चौपाई छंद अथवा कुंडले छंद का लक्षण सहित एक एक उदाहरण लिखे। कोई सा भी लिख देगा, चौपाई लिख देगा, कुंडले लिख देगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। इसके लिए अलग से वीडियो भेज दिया जाएगी आपको। किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। अथवा देखिए निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देखिए मेरे प्रिय साहित्यकार, कोई सी भी साहित्य, आपको अगर जीवनी याद है तो मेरे प्रिय साहित्यकार पर आप जीवनी लिख सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, विज्ञान के क्या लाभ है और क्या जो है इसके हानि है, वो लिख देंगे। बढ़ती जनसंख्या, रोजगार और समस्या, जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार की समस्या तो बढ़ेगी। देखिए वर्तमान
समाज में स्त्रियों की स्थिति। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये प्री बोर्ड का पेपर बनाया गया है, इसको आप देख ले, और इसमें से बहुत कुछ जो है बोर्ड के पेपर में भी आएगा, एक बोर्ड का पेपर में दिया जाएगा, ये दोनों आप देख लेंगे तो आपका जो है 90 से ऊपर नंबर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। आपका भी लाभ हो, आपके दोस्तों का भी लाभ हो। धन्यवाद।